हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। बेटा, हम अपना चैप्टर रीड कर रहे हैं 21 इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में समानता। ठीक है, नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। यस, डू यू नो का सेक्शन हम पढ़ रहे हैं आज। देखो, जो डेमोक्रेसी है इसकी शुरुआत माना जाता है एथेंस के जो ग्रीक शहर था उससे। इसको लगभग 2500 साल पहले, अब से लगभग 2500 साल पहले यहाँ वहाँ के लोग डेमोक्रेसी को अपनाते थे। लगभग एक साल में 40 बार यहाँ के जो सिर्फ पुरुष थे वो इकट्ठा होते थे और एक पीपल्स लोगों की एक सभा होती थी जिसमें डायरेक्टली शासन चलाया जाता था। लोग अपनी आपसी सहमति से रूल्स बनाते थे। इसमें बहुत सारे जो लोग थे उनको पॉसिबल किया जाता, सारी मतलब मेल्स को इन्वॉल्व किया जाता था, क्योंकि जो पॉपुलेशन का साइज़ था वो स्मॉल था, छोटा था और उनको एक जगह इकट्ठा करना आसान था। इस डिसीज़न में इनमें ये जो 40 बार जो असेंबलीज होती थी, गैदरिंग होती थी, इनमें डिसीजन मेकिंग की जाती थी। मींस निर्णय लिए जाते थे शासन को लेकर। और इन असेंबलीज में औरतें, विदेशी और दास लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। सरकार के अलग अलग रूप देखिए। संसदीय सरकार होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के पास सारी शक्तियाँ होती हैं और लोगों के द्वारा उसको चुना जाता है। प्रेसिडेंट केवल नॉमिनल मतलब नाम का मुखिया होता है। प्रेसिडेंशियल या फिर अध्यक्षीय सरकार, जिसमें प्रेसिडेंट, जिस तरह यहाँ पर पार्लियामेंट्री में प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है, जैसे ये पार्लियामेंट्री हमारे इंडिया में है और प्रेसिडेंशियल कहाँ है, यूएस में है। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है वो मेन हेड होता है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार। ठीक है, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास सभी शक्तियाँ हो जाती हैं। इवन जो स्टेट्स हैं वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। फेडरल फॉर्म, संघीय सरकार, जो शक्ति का विभाजन राज्यों और केंद्र के बीच में होता है, जैसे इंडिया में है। और जो विवाद होते हैं उनको कौन सुलझाता है, जुडिशरी या फिर न्यायपालिका। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब होता है देश में अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको चुनने के लिए हर एक एडल्ट को, मीन्स अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, चाहे वो मेल है फीमेल है, मीन सभी रिलीजन्स कास्ट के लोगों को राइट टू वोट दिया जाता है, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। असमानताओं को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। एक है संवैधानिक प्रावधान, समानता के लिए संघर्ष और सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ कदम है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान में क्या क्या प्रावधान है, प्रोविजंस हैं समानता को लागू करने के लिए। जो हमारा आर्टिकल 15 है वो कहता है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए या फिर भेदभाव पर रोक लगी है। राज्य भी किसी भी आदमी के साथ जाति, धर्म, लिंग या किसी जो जन्म स्थान है उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी आदमी के साथ, किसी भी नागरिक के साथ इन सभी आधारों पर कोई भी कहीं पर भी जाकर उसकी किसी भी उसको अयोग्य नहीं माना जाएगा। उसकी जो आज़ादी है उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। उसको कहीं किसी शॉप में, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में, होटल में और एंटरटेनमेंट की जगहों पर जाने से नहीं रोका जा सकता। या फिर किसी कुएं, टैंक या जो घाट होते हैं, रोड या पब्लिक प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर जो स्पेशली सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, वहाँ पर भी किसी भी आदमी को जाने से मना नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि सभी आदमी कानून के समक्ष समान है। आर्टिकल 16 हमें कहता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार है, उनमें भी सबको समान अवसर मिलने चाहिए। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता पर रोक लगी हुई है। टाइटल्स को अबॉलिश करता है। आर्टिकल 18 मीन्स जो हमारे उपाधि, जैसे पहले राजा लोग लेते थे, राजा, धीराज, महाराज, ऐसी उपाधियां, अपने नाम के आगे कोई उपाधि नहीं लगा सकते। सरकार ने क्या कदम उठाए हैं समानता लागू करने के लिए। 1995 में डिसेबिलिटी एक्ट पास किया गया था। ठीक है, डिसेबिलिटी एक्ट पास किया गया था जिसके अनुसार सभी डिसेबल लोगों को, जो अयोग्य लोग हैं फिज़िकली या मेंटली, उनको इक्वल राइट्स दिए गए थे और उनको स्पेशली स्कूल्स और जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ऐसे लोगों के लिए रैंप बनाने की सुविधा
जारी की गई थी या फिर रैम्प्स बनवाए गए थे। ला के कानूनों के अलावा जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी योजनाएं भी लागू की हैं, ताकि जो लोग हैं, जो काफ़ी समुदाय और जो लोग हैं जिनके साथ खराब व्यवहार किया जा रहा है काफ़ी सदियों से, उनको समान स्टेटस पे लाया जा सके। ये जो स्कीम है, ये जो योजनाएं हैं, ये लोगों को जो उन्हें पास्ट में जो अपॉर्चुनिटी या अवसर नहीं मिले, वो अवसर उनको अब प्रदान करते हैं। मिड डे मील स्कीम है, देखो मध्याह्न भोजन योजना, इसमें स्पेशली जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किए गए हैं, वहाँ पर बच्चों को पकाया हुआ भोजन मिलता है। तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य था जिसने इस स्कीम की शुरुआत की थी। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को ये कहा कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर सब राज्यों को ये जो मिड डे मील स्कीम है ये लागू करनी है। अब इस प्रोग्राम के काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट रहे हैं। सबसे पहले देखो क्या हुआ है, जो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चे हैं उन्होंने दाखिले लेने शुरू कर दिए स्कूलों में, और वो रेगुलरली अब स्कूल आ रहे हैं। जो टीचर्स हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि जो बच्चे पहले लंच के लिए घर जाते थे वापस नहीं आते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब उनको स्कूल में ही भोजन मिल रहा है, लंच मिल रहा है। इससे क्या है, उनकी जो अटेंडेंस है उसमें बढ़ोतरी हुई है। उनकी माताएं, उनकी मदर्स, जिनको पहले अपना काम छोड़कर बच्चों के लिए खाना बनाने आना होता था, अब उनको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस प्रोग्राम के कारण, ये जो मिड डे मील है, इसके कारण कास्ट प्रेजुडाइज, जो जातीय पक्षपात है, उसमें भी काफ़ी कमी आई है, क्योंकि सभी लोअर और अपर कास्ट के जो बच्चे हैं वो मील्स को एक साथ बैठकर खाते हैं। और केवल कुछ जगह तो ऐसे हैं जहाँ पर दलित औरतें खाना बनाने के लिए एम्प्लॉय की गई हैं या उनको काम पर रखा गया है। मिड डे मील प्रोग्राम से जो गरीब बच्चे हैं उनकी भूख भी शांत होती है, और वो बच्चे जो पहले स्कूल नहीं आ पाते थे और पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पेट खाली होते थे, अब उनकी स्टडीज़ भी इम्प्रूव हुई हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, लागू करने में क्या समस्या आई है। अब जो मिड डे मील प्रोग्राम है, इससे अटेंडेंस बढ़ी है, कुछ मीन्स दाखिले भी बढ़े हैं, लेकिन वो देश जहाँ पर काफ़ी सदियों से, काफ़ी समय से जात पात रही है या फिर जातीय भेदभाव रहा है, वहाँ पर अब जो रिच बच्चे हैं उन स्कूलों में जाना पसंद नहीं करते हैं जहाँ पर गरीब बच्चे भी आते हैं। इवन आज के समय भी जो दलित बच्चे हैं वो, उनके साथ कुछ स्कूल्स में भेदभाव किया जाता है और असमान तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। इसका एक मुख्य रीज़न ये भी है, जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, जो दृष्टिकोण है हमारे देश के लोगों का, वो बहुत धीरे धीरे बदलता है। इवन कुछ लोग बहुत अवेयर हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कानून के खिलाफ है, लेकिन फिर भी वे लोगों के साथ असमान व्यवहार करते हैं क्योंकि वो अलग जाति या धर्म, डिसेबल है, किसी तरह से अयोग्य है, गरीब है, या फिर औरतों के साथ कई बार अनईक्वल व्यवहार किया जाता है। अब स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी के लिए क्या स्ट्रगल किया है, देखिए भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन ही जो जातीय भेदभाव था उसमें आंदोलन शुरू किए गए। B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु ने जो ऑप्रेस्ड क्लासेस थी, जो पीड़ित वर्ग था, उसके उद्धार के लिए काफ़ी आंदोलन चलाए। इवन औरतों के उद्धार के लिए भी, इमेंसिपेशन होता है उद्धार के लिए, विकास के लिए भी कई आंदोलन चलाए गए, जैसे किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इन सभी ने काफ़ी प्रयत्न किए हैं और औरतों के स्टेटस को यहाँ तक लाया है। जो तवा मत्स्य संघ है मध्य प्रदेश का, ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिन्होंने क्या किया था, किसी कारणवश आंदोलन करना शुरू किया था। ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, जैसे बीड़ी वर्कर, फिशर फोक, एग्रीकल्चर लेबर, कृषि के जो श्रमिक हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग, हर ग्रुप ने अपने अपने तरीके से अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किए हैं। ऐसे बहुत सारे अटैम्प्ट हुए हैं जिसमें कोऑपरेटिव या किसी स्पेशल ग्रुप ने मदद की है, या फिर लोगों ने एक साथ आकर असमानताओं के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। स्पेशली वो लोग जो रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते थे और दूसरे लोग उनका ज़्यादा उपयोग कर रहे थे, तो भी लोगों ने काफ़ी उसका विरोध किया है। सिविल राइट्स मूवमेंट बता रखा है बेटा, USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, USA में जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो लोग थे कि जिनके एंसेस्टर या फिर पूर्वज
क्या थे, स्लेव्स थे, दास थे, और जिनको अफ्रीका से खरीद कर लाया गया था। अब ऐसे लोगों को बाद में भी क्या माना जाता था, असमान माना जाता था। और इसका जो लोगों ने इसके विरोध करना शुरू कर दिया 1950 के दशक में, और लोगों ने अफ्रीकन अमेरिकन के समान अधिकारों के लिए काफ़ी प्रयास किए। इससे पहले जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उसके साथ बहुत ही असमान व्यवहार किया जाता था, और उनको कानून के सामने भी समान नहीं माना जाता था। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई बस से ट्रैवल कर रहा होता था और बस में अगर वो बैठा भी है, या तो उनको पीछे बैठना होता था, और अगर पीछे भी कोई वाइट पर्सन आकर कहता है कि उसको बैठना है तो ब्लैक पर्सन को खड़ा होना पड़ता था। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है रोसा पार्क्स, जो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। वो सारा दिन का काम करके बहुत थक गई थी, बस में बैठी बेचारी। 1 दिसंबर 1955 को उसने वहाँ पर क्या किया, एक वाइट मैन ने उसको कहा कि उठो, मुझे बैठना है, तब उसने मना कर दिया। और उसके बाद काफ़ी एजिटेशन या फिर आंदोलन हुआ उसके बाद, जिसमें जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनके खिलाफ, उनके साथ होने वाले असमान व्यवहार के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई, और इसको सिविल राइट्स आंदोलन मूवमेंट का नाम दिया गया। 1964 में सिविल राइट एक्ट पास किया गया, जिसमें जाति, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। इसने ये भी कहा कि जितने भी स्कूल हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए भी खोल दिए जाएंगे, और इनके लिए अब कोई अलग स्कूल नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन अब भी उसके बाद भी अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों को जो पुअरेस्ट स्कूल होते थे वहाँ पर छोड़ा जाता था। ज़्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन जो बच्चे थे वो केवल गवर्नमेंट स्कूल अफोर्ड कर पाते थे, जहाँ पर बहुत कम सुविधाएं होती थी, कम क्वालिफाइड टीचर होते थे। जबकि जो वाइट स्टूडेंट्स थे वो या तो प्राइवेट स्कूल में जाते थे, या फिर उनके एरियाज़ के जो गवर्नमेंट स्कूल थे वो बहुत ही अच्छे होते थे, जाने माने होते थे, उसी लेवल के होते थे जिस लेवल के प्राइवेट स्कूल्स होते थे। अब फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया वो किया नेल्सन मंडेला ने, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पर अपार्थाइड जो रंग भेद की नीति है उस पर रोक लगाने में वो सक्सेसफुल हो गए, सफल हो गए 1994 में। अब ब्रूनो का सेक्शन बचा है बेटा। जूठन एक ऑटोबायोग्राफी है ओम प्रकाश वाल्मीकि का, की खुद की जीवन कथा है जो ये बताती है कि भारत में किस तरह उनके साथ जाति भेदभाव हुआ। न्यूजीलैंड पहला देश था जहाँ पर हर एडल्ट को, मीन्स औरतों को भी 1893 में राइट टू वोट मिल गया। भारत ने 1950 में सभी भारतीयों को राइट टू वोट दिया। 1955 में अनटचेबिलिटी एक्ट पास हुआ, जिसके अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी को ऑफेंस, अपराध करार दे दिया गया। इसके अलावा लोगों को हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल, कॉलेजेस या फिर मंदिरों में जाने पर रोक लगाने पर सज़ा का प्रावधान था, ठीक है। B.R. अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति भेदभाव का विरोध करने के लिए टेम्पल एंट्री मूवमेंट की शुरुआत की। यहाँ पर जो गरीब लोअर कास्ट के लोग थे उनको टेम्पल्स में एंट्री करवाई गई। अब वो दस्तावेज या डॉक्यूमेंट जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए या सरकार चलाने के लिए मुख्य कानून और नियम बनाए जाते हैं उसको हम संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बेटा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट सेशन में क्लियर करें। बच्चों कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।